दोस्तों देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन 7 अपीलों की। मुझे डे 1 से पता था और मैंने एक वीडियो पहले अपने चैनल पर डाल रखा है जिसमें मैंने डे 1 ही यह कह दिया था कि भारत में आर्थिक संकट आने वाला है, गैस, डीजल और पेट्रोल की महामारी आने वाली है। अभी तक तो इन्होंने देशवासियों से अपील की है, लेकिन मेरी बात मानिए दोस्तों, भारत में एक अलग तरह का लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के कमेंट में भी आकर अंधभक्त भी नहीं, मैं तो उन्हें मानसिक गुलाम कहूंगा, जो अपने आदमी को भी गलत को गलत नहीं कह सकते। अपने आदमी हो या पराया हो, उसे गलत को गलत कहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल अपील की है वो उन्होंने 2 महीने पहले करनी थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि उन्हें बंगाल चुनाव भी जीतना था। बंगाल चुनाव में रैलियां भी करनी थी और आपको पता होगा उनकी एक एक रैली में 30 से 40 करोड़ का खर्च आता है। और अभी परसों भी उन्होंने जब ये घोषणा की थी देशवासियों से सोना कम खरीदने की, पेट्रोल डीजल गैस और खाने का तेल कम यूज करने की अपील की थी। शाम को 7 बजे वो टीवी पर बोल कर गए थे और 9 बजे उन्होंने 150 गाड़ियों के साथ गुजरात में काफिला रोड शो किया था। लेकिन ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ियां पानी से चलती है और एक आम आदमी जो गाड़ी चलाता है उस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल का खर्च आता है। एक नेता, एक सांसद या प्रधानमंत्री या कोई भी वीआईपी जब गाड़ी लेकर चलता है, चाहे वो 100 या 1000 गाड़ियों का लेकर काफिला चले, उनकी गाड़ी में क्योंकि पानी से चलती है, इसलिए एक आम आदमी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब से उन्होंने देशवासियों से अपील की है, हर देशवासी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरे पेट्रोल और डीजल या खाने का तेल कम यूज करने से या मेरे 1 साल तक सोना नहीं खरीदने से भला देश का क्या हो सकता है, या देश का आर्थिक संकट कम कैसे हो सकता है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी। आपको पता होगा वो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आम आदमी के इन सब चीजों पर कंट्रोल करने से देश का भला कैसे हो सकता है और ये देशभक्ति कैसे हो सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। आइए जानते हैं उनसे। स्वागत विजय जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। विजय जी, आप अपना असेसमेंट बताइए। क्या ये सवाल मैंने बिल्कुल सही कहा है कि पीएम की अपीलें नहीं, चेतावनी है, एक संकट का इशारा है? क्या बहुत गंभीर संकट देश पर आने वाला है क्या, या आ गया है क्या विजय जी? निश्चित रूप से। और जिस दिन ये ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि सरकार को अभी से अपनी बेल्ट को टाइट कर लेना चाहिए। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि राजनीति इकोनॉमी पे हावी होती है इस देश में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री साहब ने देश को चेताया है। स्थिति ये है इस समय, अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन को, भारत के अंदर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे ऊपर मुद्रा का बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जो तेल के दाम है, पहले वो $60 के आसपास थे, हमारा बिल होता था 225-250 बिलियन डॉलर। तेल के दाम हो गए $120 पर बैरल। हमारा रेट इस समय बढ़ जाएगा जाके आप कहिए 400-450। उसमें फिर आपको सब्सिडी देनी है। फिर हमारे यहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट बहुत होता है, करीब $50 बिलियन के आसपास। गोल्ड के दाम बढ़े, वो रेट ऊपर जाएंगे। जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो जो खाने का तेल पहले सस्ता था वो भी महंगा होगा, क्योंकि जिन देशों के पास खाने का तेल सरप्लस था वो उसको बायोडीजल में बदलेंगे ताकि उनको इंपोर्ट कम करना पड़े, सस्ते में उनको ईंधन मिले। हमारा जो खाने का बिल है वो करीब $2 लाख के आसपास पहुंच रहा है, खाने के तेल का। तो कुल मिला के स्थिति ये है मानव भाई कि इस समय हमारे ऊपर खरीदारी के लिए पैसे की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है। दूसरी तरफ हमारे जो बाकी एक्सपोर्ट होते हैं वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि 40-50 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट में, वो हालत खराब है। वहां से रेमिटेंस आता था करीब 40-50 बिलियन डॉलर का, वो खराब है। इस स्थिति के अंदर $100 बिलियन के आसपास जो हमें फॉरेन रिजर्व मिलता था वो नहीं आ रहा। तो ये बात तो बहुत तय थी और पहले दिन से तय थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ईरान वॉर शुरू हुआ, हम लोग सोच रहे थे अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, लेकिन हम ये भूल गए कि ईरान के पीछे चीन और रशिया भी हैं। और ये वो चाहते हैं कि इस बार ट्रंप की ऐसी तैसी की जाए। इसे कहते हैं ना कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। बहुत मुश्किल से अमेरिका काबू में आया है। इस बार अमेरिका को रगड़ना है। चाइना, रशिया, ईरान और बाकी देश ये सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, आपका आयात बिल उतना का उतना है, इन्फ्लेशन के कारण उसके दाम बढ़ रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो जो मुद्रा का संकट है, विदेशी मुद्रा का संकट है, वो गहराएगा। आपके पास 11 महीने की रिजर्व थी, लेकिन बहुत तेजी से वो गिर रहे हैं। अगर हमने अभी भी नहीं संभाला तो ये स्थिति और गंभीर होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान वॉर जल्दी खत्म नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने जो 7 बातें कही हैं, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने घर में ही हम कंट्रोल करें
ताकि संकट को हम किसी तरह से बचा पाए। तो विजय जी, थोड़ा सा आम आदमी की भाषा में भी ये भी समझा दीजिए कि आम आदमी अगर ये सोच रहा है कि भाई मेरे ये सब कम करने से देश का संकट कैसे सॉल्व हो जाएगा और हमारा इंपोर्ट बिल कम कैसे हो जाएगा, थोड़ा आम भाषा में समझा दीजिए कि भाई वर्क फ्रॉम होम करने से, सोना नहीं खरीदने से, या फिर विदेशी ब्रांड कम इस्तेमाल करने से कैसे ये। देखिए माधव भाई, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। यही स्थिति प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई आप अगर रोज 10 लीटर अपने आने जाने में पेट्रोल खर्चते हो, ऑफिस जाने आने में 5 लीटर भी खर्चते हो, मान लीजिए आज एवरेज कार की जिस तरह से ट्रैफिक है 10-11 किलोमीटर की अगर आपको एवरेज मिलती है, आपको 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर आना है, तो आपने 4-5 लीटर तेल लगा दिया। महीने भर में एक घर में अगर आपका 100 लीटर तेल लग रहा है, अगर ऐसे 10 लाख घर हैं या 1 करोड़ घर अगर वो कम गाड़ी चलाएंगे तो आपको 10 करोड़ लीटर तेल बच जाएगा या 100 करोड़ लीटर तेल बच जाएगा। तो उनका ये कहना है कि देखिए हर व्यक्ति बूंद बूंद करके अपना योगदान दे, ताकि देश में, मान लीजिए आज मेरे पास विदेशी मुद्रा का भंडार जिस हिसाब से हम खर्च कर रहे हैं, पिछले महीने और इस महीने में करीब $7 बिलियन कम हो गया है मुद्रा भंडार। ऐसी स्थिति के अंदर अगर मान लीजिए आज मेरे पास 10-11 महीने का मुद्रा भंडार है और अगर हमने थोड़ा थोड़ा भी 5-5% भी घर ने कम कर दिया, तो जो घट के 6 पे आना था हो सकता है 8 तक आ जाए, तब तक शायद ईरान की स्थिति सुधर जाए, हमारे पास कोई और ऑप्शन आ जाए, हम बाकी जो प्लान कर रहे हैं वो शायद कामयाब हो जाए। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। ऐसी स्थिति में प्रिकॉशन इज द बेस्ट ऑप्शन। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भैया थोड़ा सा संभल के चल लो, ताकि घर में जो समस्याएं हैं हम उनको निपटा सकें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं मानक भाई कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस, लेकिन राजनीतिक लोगों को लगता है कि शायद वही दुनिया चला रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिशियंस आर पपेट्स इन ए बिग मार्केट। ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहा, वहां की भी मार्केट ट्रंप को हिला रही है, तो भारत को कौन समझाने वाला है? ओके, तो ये गोल्ड समझना। अच्छा, गोल्ड कम खरीदने से 1 साल अगर गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो इससे क्या सरकार को फायदा कैसे होगा और इससे देश को फायदा कैसे? देखिए, जो विदेशी मुद्रा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आज क्या हो रहा है कि देखिए पिछले 6 महीने में जब हम साल के शुरू की बात करें तो हम 89-90 के आसपास थे, आज हम 95 क्रॉस कर गए। 5 महीने में हमारा जो डॉलर का दाम जो डॉलर का दाम है वो हर महीने 1 रुपए गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। भारत की करेंसी अभी पहले 6 महीने में हम 4-5 रुपए गंवा चुके। यही स्थिति और ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि साल के आखिर में या मार्च आते आते फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते हम 100 ना पार कर जाएं। तो क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं खरीद रहे, लेकिन उसी चीज को खरीदने में हम 10-12% एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं। और 10-12% तो आपके एफडी का रेट नहीं है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात है कि हम 10-12% एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं और खरीद उतना ही सामान रहे। तो इसीलिए रुपया को कैसे मजबूत किया जाए, ये इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। तेल हमारा 85% आयात होता है, गोल्ड हमारा 90% आयात होता है जो हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल हमारे 60 से 70% आयात होते हैं, टेक्सटाइल में हमारा 40 से 45% कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कह रहे हैं मोबाइल में हमने इतनी तरक्की कर ली उसमें 90% इंपोर्ट होता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें 60 से 70% तो हमारा इंपोर्टेड कंपोनेंट है। भारत सरकार कहती है कि हमने इतना एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि हमारा इंपोर्ट कितना बढ़ गया। तो जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जो 2015 में शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। हम जो अपने आप को एक अर्थव्यवस्था, ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे, उसके लिए 3 काम जरूरी थे जो सरकार ने किए, लेकिन उसका ग्राउंड पे असर नहीं आया। पहला मेक इन इंडिया, दूसरा आपका स्किल डेवलपमेंट और तीसरा क्वालिटी कंट्रोल। ये 3 चीजें जब तक आप नहीं करोगे आपकी अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत हो सकती। आप कितनी स्कीम बना लीजिए, कितनी घोषणाएं कर लीजिए, कितने स्लोगन बना दीजिए, कितने अवार्ड अनाउंस कर दीजिए, कितनी स्पीचेस दे दीजिए, जब तक जमीन पे काम नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी हैसियत आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 75 साल में 2% से कम है। हम कितनी भी कह दें कि हमने इतनी तरक्की कर ली, वर्ल्ड मार्केट में आज भी भारत का शेयर 2% से कम है। और मैं एक चीज बता दूं सभी दर्शकों को, पिछले 75 साल में हम कभी भी 2% पार नहीं कर पाए, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमने बहुत कुछ घोषणाएं करी, लेकिन जमीन में सुधार नहीं देख रहा। दोस्तों, ऐसा ही एक आर्थिक संकट जब पहले आया था तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने देशवासियों से अपील की और देशवासियों ने उनकी अपील को माना भी और देश उस संकट से उबर गया था, निकल गया था। लेकिन आपको पता है आज की स्थिति में और उस परिस्थिति में सबसे बड़ा चेंज क्या है? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले अपने घर में एक टाइम खाना बनवाना शुरू किया और एक टाइम वो
भूखे सोते थे। वो स्वयं और उनके परिवार वाले भी इस नियम को पहले फॉलो करते थे। उसके बाद उन्होंने 15 या 20 दिन बाद उन्होंने देशवासियों से अपील की, तब जाकर देश उनसे जुड़ पाया, उनकी बात को समझ पाया। लेकिन क्या मौजूदा प्रधानमंत्री से इस तरह की उम्मीदें की जा सकती है? जब वो 7 बजे बोलकर 9 बजे 150 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं और उनकी इस तरह की रैलियां रोजाना हो रही है, और उन्होंने बंगाल में कितनी रैलियां की हम सब जानते हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव जीतना जरूरी था। उनकी एक रैली का 30 से 40 करोड़ खर्च आता है, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी रैलियां होनी चाहिए। देशवासी देशभक्ति दिखाए, वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। खैर, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही। हमें अपने देश के लिए खड़े रहना है और बिल्कुल पूरी तत्परता से हम खड़े भी रहेंगे। कि आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमें फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।